पंजाब की तारीख में आज तक कौन कौन से बड़े फ्लड्स आए हैं, ये फ्लड्स कब कब और कैसे आए। दरियाओं की इस सरजमीन पर आने वाले सैलाबों ने तकसीम से पहले और इसके बाद भी बड़ी तबाही मचाई। क्या यहाँ सैलाब आना मामूल की बात है या फिर इन बड़े फ्लड्स के पीछे कुछ गैर मामूली या अननेचुरल था? अभी आने वाले फ्लड्स पहले के फ्लड से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, जानिए इस वीडियो में। पंजाब की तारीख ने बड़े बड़े फ्लड देखे हैं। यहाँ फ्लड आना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। ये 5 दरियाओं की जमीन है और सदियों से ये दरिया इस इलाके को सैराब करते आए हैं। फिर यहाँ से दरिया सिंध यानी रिवर इंडस जैसा बड़ा दरिया भी बहता है, जिसका अपना एक लेजेंडरी स्टेटस है। ये तमाम दरिया मिलकर बॉर्डर के दोनों तरफ पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब के खेतों और लोगों को पानी फराहम करते हैं। 1947 की तकसीम से पहले जब पंजाब इकट्ठा था तो ये तमाम दरिया और इलाके एक दूसरे से जुड़े थे। चढ़दा और लहंदा पंजाब के दरियाओं के दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन फिर 1947 में जब तकसीम हुई तो फिर ये दरिया बांटे नहीं गए बल्कि तकसीम किए गए और 3 दरियाओं पर भारत को मुकम्मल हक मिल गया और बाकी दरियाओं पर पाकिस्तान को। इस वीडियो का फोकस पंजाब की तारीख में आने वाले कुछ बड़े फ्लड्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इनको 3 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेज सरकार के आने से पहले के फ्लड्स हैं, फिर वो फ्लड्स जिनका हाल हमें अंग्रेज इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की राइटिंग्स में मिलता है, और फिर पार्टीशन के बाद के फ्लड्स। पंजाब के इन दरियाओं में हमेशा से बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं और ये कोई रीसेंट फिनोमेना नहीं है। ये हमेशा से इस इलाके की ज्योग्राफी का हिस्सा रहा है। लेकिन इस खित्ते में इन फ्लड्स के आने की बाकायदा तारीख अंग्रेजों के आने से पहले को बहुत वेल रिकॉर्डेड नहीं है। पंजाब के उस दौर में इन सैलाबों की तारीख के सिर्फ हवाले मिलते हैं। इन दरियाओं के तूफानों का जिक्र उन जंगों के अकाउंट्स में मिलता है जो इन दरियाओं के किनारे लड़ी गई। कई फौजों के बारे में पता चलता है कि वो इन दरियाओं की तूफानी लहरों को पार करते इनमें बह गई। 18वीं सेंचुरी में सिखों और अफगानों की जब लड़ाइयां चल रही थी तो अफगानिस्तान से आने वाली अहमद शाह दुरानी की फौजें भी 1764 में पंजाब आई, तो इसी कैंपेन के दौरान ये दरिया चनाब की तुगयानी में फंस गई। एंग्लो सिख वॉर्स में भी सबराओं जैसी लड़ाइयों में इनका जिक्र मिलता है, जब पहली एंग्लो सिख वॉर्स में सिख फौज रिट्रीट करते दरिया सतलुज की इन लहरों की नजर हो गई। लिहाजा इन दरियाओं में सैलाब की तारीख कहीं ना कहीं इन जंगों की तारीख के हवालों के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब की तारीख के इस हिस्से में अगर ऐसे फ्लड्स आए तो इन फ्लड्स का कोई एग्जैक्ट अकाउंट आपको नहीं मिलता और ना ही कोई कैजुअलिटीज का नंबर के कितना नुकसान हुआ। लेकिन जब अंग्रेजों ने पंजाब को टेक ओवर किया तो उन्होंने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उन्हें इसके दरिया और खास तौर पर दरिया सिंध यानी इंडस बहुत फैसिनेट करता था। कैसे ना फैसिनेट होते। दरिया सिंध दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है और इस इलाके की पूरी तहजीब इस दरिया से जुड़ी थी। अलेक्जेंडर, चंगेज खान जैसे बड़े वॉरियर्स इसके किनारों तक आए और उन्होंने यहाँ आकर जंगें लड़ी। अंग्रेज इंजीनियर्स खास तौर पर इसकी स्टडी में इंटरेस्टेड थे, जिन्हें इस पर रेलवे ब्रिजेस बनाना थे और इसीलिए उन्होंने इस दरिया के पैटर्न्स को देखना शुरू किया। वो ये भी देखने लगे कि यहाँ कब कब और कैसे फ्लड्स आते हैं ताकि इस पर स्ट्रक्चर्स तामीर कर सके। इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने फ्लड्स की भी मकामी लोगों से पूछताछ की और उसके बाद यहाँ ऐसे फ्लड्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तकसीम से पहले यहाँ आने वाले बड़े सैलाबों में 1841 और 1858 का फ्लड है। पहले बड़े फ्लड का जिक्र पंजाब में 1841 में मिलता है। ये वो सैलाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी भी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है और उसके बाद यहाँ कभी ऐसा फ्लड नहीं आया। दिसंबर 1840 और जनवरी 1841 में नांगा पर्वत के करीब ग्लेशियर्स पर एक जलजिले के बाद उसका एक हिस्सा गिरने से इन पहाड़ों के दरमियान एक आर्टिफिशियल लेक बन गई। कहते हैं इस पिघलते ग्लेशियर का जहां रास्ता रुका तो ये ऑब्स्ट्रक्शन 1000 फीट से ज्यादा गहरी थी और इसने दरिया सिंध को मुकम्मल बंद कर दिया। अब जब रास्ता बंद हुआ तो पानी आगे नहीं जा सका और इस लेक में जमा होना शुरू हो गया। ऐसा कई माह चलता रहा। अप्रैल 1841 में अस्तोर के चीफ जब्बार खान ने कश्मीर के रहने वालों को इस लेक के बारे में खबरदार किया कि ये किसी भी वक्त टूट सकती है और 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है। गिलगित के राजा करीम खान ने कई वार्निंग्स दी और कहते हैं उसने दरख्तों के तनों या ट्री बार्क्स पर भी लिखकर भेजा कि यह फ्लड आने वाला है।
उस वक्त ये इलाका खालसा सरकार के पास था और सियासी तौर पर रंजीत सिंह के 1839 में इंतकाल के बाद लाहौर दरबार के हालात भी अच्छे नहीं थे। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी और इस सिचुएशन का नोटिस नहीं लिया गया। कहते हैं मई के आखिर और जून के शुरू के दिनों में ये लेक मुकम्मल तौर पर पानी से भरने लगी और ओवरफ्लो करने लगी। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। ये कुदरती तौर पर बनने वाला जो बंद या डैम था ये टूट गया। कई महीने से इकट्ठा होने वाला सारा पानी एकदम से दरिया सिंध में आ गया। ये तमाम का तमाम पानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंडस में रिलीज हो गया। कैप्टन एबट ने लिखा है कि उसे एक जिम्मेदार ने बताया कि राजा गुलाब सिंह का एक सिख फौज का दस्ता उस वक्त तरबेला से 3 कोस दूर मौजूद था। जब पानी नीचे आया तो हर तरफ शोर मच गया कि दरिया आ गया है, लेकिन किसी को इससे बचने का मौका ना मिला। पानी का ये रेला इस सिख दस्ते के 500 सिपाहियों को बहाकर साथ ले गया। इनमें से कुछ दरख्तों पर चढ़े, लेकिन वो भी ना बचे क्योंकि पानी की स्पीड इस कदर ज्यादा थी कि उसने अपने रास्ते में आने वाले दरख्त भी उखाड़ दिए। अटक में पानी का लेवल 80 फीट तक ऊपर चला गया। कहते हैं यह पानी इस कदर बेरहम था कि उसने रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ा। दरिया जो कई महीनों से खुश्क था, लोग उसके करीब आ चुके थे, कोई वार्निंग सिस्टम भी मौजूद नहीं था और पानी की एकदम से रिलीज ने किसी को मौका नहीं दिया। कहते हैं सैलाब ने पंजाब के देहात और गांव ऐसे साफ कर दिए जैसे गीले कपड़े से कोई कीड़े मकोड़ों को साफ करता है। एक अंग्रेज डॉक्टर फैल्कनर का लिखना है कि लोगों की लाशों को इस पानी में बहकर नीचे आते हुए देखा गया। इस सैलाब के साथ ही पूरी की पूरी आबादियां नीचे आ रही थी। हजारों लोग डूब गए, कई गांव मिट गए। इस पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि दरिया काबुल का जो बहाव था वो भी रुक गया, बल्कि दरिया सिंध में इस नीचे आते पानी के प्रेशर की वजह से दरिया काबुल उल्टा बहना शुरू हो गया। हजारा में सिख फौज की आर्टिलरी गन्स और सिपाही भी इस पानी में डूब गए। एक सिख कमांडर शाम सिंह अटारीवाला का पूरा कैंप इस फ्लड में नीचे बह गया। ये तबाही नीचे डेरा इस्माइल खान तक हुई और रोहड़ी तक का इलाका पानी में था। अंग्रेज हिस्टोरियन और ऑफिसर अलेक्जेंडर कनिंगहैम का कहना है कि इसके साथ ही दरिया झेलम में भी पानी आ गया। दरिया चनाब ने गुजरांवाला के इलाके को भी डुबो दिया। दरिया ब्यास ने अमृतसर को और दरिया सतलुज का पानी फिरोजपुर के नजदीक 40 मील तक आबादियों में फैल गया। उस वक्त पंजाब की खरीफ की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस सैलाब की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जहां दरिया सिंध में अटक के मकाम पर सर्दियों में वाटर लेवल सिर्फ 42 फीट होता था, इस सैलाब के दौरान ये 92 यानी 92 फीट था। ये एक पानी का बड़ा रेला था, ना कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पानी बढ़ना शुरू होता है और अब सैलाबों में होता है। इस सैलाब से होने वाली कैजुअल्टीज का भी सही नंबर अवेलेबल नहीं, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। इस सैलाब ने जो तबाही मचाई उसके सियासी असरात भी थे। खालसा दरबार ने इस सूरत हाल को जिस तरह से हैंडल किया, पंजाब के लोग इससे खुश नहीं थे। पंजाब का किसान उजड़ गया जो उस वक्त पंजाब की इकोनॉमी का बेसिक यूनिट था। यूं इस फ्लड ने पंजाब की पूरी इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। इस उजड़ी इकोनॉमी के असरात इसके चंद साल बाद होने वाली एंग्लो सिख वॉर्स और सिख फौज की अपनी बगावतों में भी महसूस किए गए। 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स के बाद पूरा पंजाब सिखों के हाथ से निकल गया। इसके बाद भी आने वाले सालों में सैलाब है, लेकिन यहाँ आने वाला अगला बड़ा सैलाब अगस्त 1858 का था, जिसने अटक और तरबेला को खास तौर पर तबाह किया और डेरा गाजी खान तक पंजाब के इलाकों को नुकसान पहुंचाया। 1858 में आने वाले इस सैलाब को सेकेंड ग्रेट इंडस फ्लड कहा जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये 1841 के सैलाब जैसा ही था और उससे मिलता जुलता था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कुछ कम थी। उस वक्त ये इलाका अंग्रेजों के जेरे असर आ चुका था। सिंध पर उनका कब्जा 1843 में हुआ और जैसा मैंने पहले बताया कि पंजाब का सारा इलाका 1849 में उनके पास आ गया था। उस वक्त वो इन दरियाओं को इस्तेमाल में लाने के मंसूबे बना रहे थे, सर्वे कर रहे थे। एक अंग्रेज इंजीनियर कैप्टन हेंडरसन ने इसका बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया है। वो उस वक्त अटक में पोस्टेड था और वहां मौजूद था जब पानी वहां से गुजरा। उसका यह कहना है कि 1858 में दरिया का पानी मामूल से पहले ही बढ़ना शुरू हो गया था और दरिया पार करना मुश्किल था। उसने लिखा कि सुबह 6 बजे वो दरिया सिंध पर मौजूद था। 1 घंटे में यह दरिया 26 फीट बुलंद हो गया। उसके बाद आने वाले घंटे में मजीद 12 फीट बढ़ गया और जब दोपहर के 1:30 बजे तो उस वक्त दरिया 55 फीट तक बढ़ चुका था। यानी सिर्फ 7.5 घंटे में पानी का लेवल मुकम्मल बदल चुका था। दरिया सिंध में नॉर्मल फ्लडिंग के दौरान 50 से 55 फीट पानी होता है, लेकिन उस वक्त ये 80 फीट यानी 80 फीट से ज्यादा ऊपर जा चुका था और ये नॉर्मल सतह से 30 फीट ऊपर था।
ये 1841 के फ्लड से सिर्फ 12 फीट नीचे था। इस सैलाब के बारे में कहा जाता है कि इसने हजारा के पूरे इलाके को डुबो दिया और दरिया काबुल में भी इसका पानी दाखिल हो गया। दरिया सिंध के दोनों तरफ कई आबादियां तबाह हो गई। ये पानी 48 घंटे यानी 48 आवर्स में अटक से गुजर गया। 1858 के इस सैलाब ने सिंध में कोटरी तक पिन्यारी कैनाल हेडवर्क को भी तबाह कर दिया और सिंध में हैदराबाद का शहर कई महीने डूबा रहा। अंग्रेज सरकारी अफसरों को इस सैलाब के बारे में भी लगता था कि ये भी किसी ग्लेशियर के गिरने या दरिया का रास्ता रुकने की वजह से आया है और 1841 के फ्लड की तरह ये कुदरती डैम बनने की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ ने लिखा कि इसकी पॉसिबल लोकेशन हुंजा में अल्तत से 7 मील दूर थी। एक अंग्रेज ऑफिसर मेजर बीचर जो उस वक्त कश्मीर का डीसी था, उसे लगता था कि ये कुदरती डैम हुंजा के करीब ही किसी जगह पर था जिसके टूटने के बाद ये सारा पानी इस तरह से इकट्ठा होकर अटक पहुंचा। सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन मॉन्टगोमरी इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सैलाब की वजह भी लेक बस्ट ही थी। 1841 और 1858 के फ्लड्स एक जैसे थे, दोनों के हवाले से पहले वार्निंग्स मौजूद थी। इस सैलाब में कितनी जाने गई इसका भी कोई नंबर अवेलेबल नहीं। एक राइटर बेंजामिन वेल का कहना है कि अंग्रेज जो अब यहाँ रूल कर रहे थे उन्होंने कभी अपनी हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े फ्लड्स नहीं देखे थे और उनके लिए एक बड़ा चैलेंज अब इन सैलाबों को मैनेज करना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ग्रेट फ्लड सिर्फ ग्लेशियर्स के टूटने या कुदरती डैम बनने की वजह से ही आए। पंजाब में आने वाले फ्लड्स की बहुत सी वजूहत है जिनमें उस वक्त भी मानसून बारिशों के दरमियान इसके दरियाओं में ज्यादा पानी आना फ्लड्स की एक वजह थी। अंग्रेज सरकार के दौर में भी ऐसे सैलाब आते रहे और यही वजह थी कि रावी और सतलुज जैसे दरियाओं के किनारों पर अंग्रेजों के दौर में भी बंद तामीर होते थे। लेकिन इसके बाद कैनाल कॉलोनीज का सिस्टम आने से इन दरियाओं के पानी का इस्तेमाल खास तौर पर वेस्ट पंजाब के लिए ज्यादा होना शुरू हो गया। पंजाब कैनाल कॉलोनीज मगरबी पंजाब के उन इलाकों को नाम दिया गया जहां अंग्रेज सरकार ने एक नहरी निजाम लाकर इन इलाकों की जमीन को काबिले काश्त बनाया। इससे पहले ये बारों का इलाका था। ये नहरें 1885 से 1940 के दरमियान बनाई गई। अंग्रेज इस इलाके की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे। उस दौरान 9 कैनाल कॉलोनीज बनाई गई और तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग इन इलाकों में आकर आबाद हुए, जिसने पंजाब की डेमोग्राफिक्स यानी आबादी की तकसीम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इससे पहले वेस्ट पंजाब के इन बारों, कबाइल और जंगल की वजह से ये इलाका बहुत डेवलप नहीं था और इन बारों या दरियाओं के आसपास आबादी भी कम थी। इन नई कॉलोनीज में आबादी बढ़ी और दरियाओं के पानी का ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर इन दरियाओं और नहरों पर हेडवर्क्स और बैराज बनना शुरू हो गए और यहाँ सरकार को लगा कि शायद दरियाओं को अब काबू में कर लिया गया है। इन नहरों के बनने से दरियाओं के बहाव पर तो खासा असर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि नहरों के आने से ये सैलाब खत्म हो गए। दरियाओं ने अपना रास्ता और बहना नहीं छोड़ा और पंजाब के इन दरियाओं में फिर भी सैलाब आते रहे। तकसीम के बाद 1950, 1973, 1988, 1992 और 93 और फिर 2010 का सैलाब है जिसे सुपर फ्लड कहा जाता है। 1947 में जब तकसीम हुई तो उसके बाद 1950 में नए पंजाब को फिर से दोनों तरफ फ्लड का सामना करना पड़ा। 1950 में मानसून बारिशों की वजह से दरिया रावी में फ्लडिंग हुई जिसने लाहौर को बहुत नुकसान पहुंचाया। लाहौर और रावी के आसपास की कई आबादियां डूब गईं। इस सैलाब में 3000 के करीब लोग जान से चले गए, 1 लाख घर तबाह हुए और 1 मिलियन के करीब लोग डिस्प्लेस हुए। इस सैलाब के असरात सिंध तक महसूस किए गए और वहां भी कई इलाके पानी में डूबे रहे। इसके बाद 1973 में कश्मीर में होने वाली बारिशों की वजह से बॉर्डर के दोनों तरफ पंजाब के तमाम दरिया फिर भर गए और एक बड़ा सैलाब आया जिसने इसके कई इलाकों को डुबो दिया और कई लोगों की जानें चली गई। 1988 में आने वाले सैलाब को भी एक बड़ा सैलाब माना जाता है और ये एक ऐसा सैलाब था जिसको देखने वाली जनरेशन अभी भी जिंदा है और शायद इसी वजह से इसके हवाले बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। ये हवाले अभी भी बॉर्डर के दोनों तरफ सुनने को मिलते हैं। इस सैलाब ने खासकर इंडियन पंजाब को बहुत मुतासिर किया, जहां इस सैलाब की मिसमैनेजमेंट एक बड़ा इशू बन गई। इस फ्लड में इंडियन पंजाब में अमवात की तादाद 600 से ज्यादा थी, जो कि ऑफिशियल फिगर था। वैसे कहा जाता है कि ये नंबर 1500 से ज्यादा था। सबसे ज्यादा नुकसान गुरदासपुर में हुआ, जबकि पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, फजिल्का, फिरोजपुर, लुधियाना के इलाके भी इस फ्लड में डूब गए। इस सैलाब के सियासी असरात भी थे। जब मानसून बारिश हुई तो इसी दौरान 22 सितंबर से 26 सितंबर 1988 तक बारिशों की वजह से इंडियन पंजाब में दरिया ब्यास पर डोंग डैम और दरिया सतलुज पर भाखड़ा डैम पानी से भर गया। इन डैम से पानी को जिस तरह से रिलीज किया गया,
इससे एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस छोड़े जाने वाले पानी ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। ये बारिशें और पानी की रिलीज एक फ्लैश फ्लड में बदल गई। खड़ी फसलें तबाह हो गई, लेकिन इससे जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। पंजाब के इन इलाकों के 2500 देहात डूब गए। उस वक्त कई पंजाबी अखबारों ने लिखा कि इंडियन पंजाब से लोगों की डेड बॉडीज इस सैलाब के पानी में बहते हुए पाकिस्तानी पंजाब जा रही थी। इंडियन पंजाब में ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया। पंजाब में पानी की तकसीम और इसका कंट्रोल पहले ही एक सेंसिटिव मामला था और सिख सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट 80s और 90s की डेकेड में अपनी पीक पर था। इल्जाम यह लगा कि इन फ्लड गेट्स को खोलने से पहले वार्निंग नहीं दी गई और फिर यह भी कि इनको बहुत तेजी के साथ खोल दिया गया। डैम के गेट्स खोलने का फैसला भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का था, जिसके सरबराह इंडियन फौज के एक मेजर जनरल बीएन कुमार थे। बीएन कुमार पर नवंबर 1988 में चंडीगढ़ में हमला हुआ और उन्हें कत्ल कर दिया गया, जो कि उस वक्त एक बहुत हाई प्रोफाइल किलिंग थी। इसका इल्जाम खालिस्तान कमांडो फोर्स और उसके चीफ परमजीत सिंह पर लगा। 1988 में होने वाला ये वाकया 2023 में 35 साल बाद एक मर्तबा फिर से हेडलाइंस में उस वक्त आया जब परमजीत सिंह पर लाहौर में कातिलाना हमला हुआ और उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस सैलाब में पाकिस्तानी पंजाब का भी खासा नुकसान हुआ। दरिया रावी लाहौर के करीब अपने किनारों से बाहर आ गया। लाहौर में शाहदरा, झुग्गियां, सदर के इलाके और कई आबादियां डूब गईं और हफ्तों उनका पानी नहीं निकाला जा सका। लोगों को अपने घर छोड़कर कैंपों में रहना पड़ा। यही वजह है कि इस फ्लड को बॉर्डर के दोनों तरफ पंजाब में अभी भी याद किया जाता है। इसके बाद 1992 में भी बॉर्डर के दोनों तरफ होने वाली मॉनसून बारिशों ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। सितंबर 1992 में 5 दिन गैर मामूली बारिशों ने पंजाब के दोनों तरफ दरियाओं को भर दिया। खास तौर पर पाकिस्तानी पंजाब इससे बुरी तरह से इफेक्ट हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इस सैलाब में 2500 से ज्यादा जानें चली गई, 12,000 गांव डूब गए। पंजाब के साथ कश्मीर में भी खासा नुकसान हुआ। 1993 और 95 में भी ऐसे ही फ्लड्स आए, लेकिन इसके बाद 2010 में आने वाला फ्लड सुपर फ्लड कहलाया। इस सैलाब की वजह भी जुलाई 2010 में मामूल से ज्यादा मानसून की बारिशें थी, जिसने पूरे इंडस रिवर बेसिन में फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा कर दी। इसने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। इस सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 1600 से ज्यादा थी और 6 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। पंजाब और सिंध के कई देहात पानी में डूबे रहे। 2025 में आने वाले फ्लड्स को पंजाब की तारीख के बदतरीन फ्लड्स कहा गया है। गैर मामूली मानसून बारिशों ने एक बार फिर पंजाब के दरियाओं को भर दिया, जिससे यहाँ फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बॉर्डर के दोनों तरफ पंजाब के इलाके पानी में डूब गए। इस सैलाब की वजह क्लाइमेट चेंज और फिर इसके नतीजे में होने वाली मानसून बारिशें हैं, जिन्होंने फिर से दरियाओं को भर दिया। ये सैलाब जब भी आते हैं पंजाब की इकोनॉमी और किसान को खासा नुकसान पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इसके अलावा है। पंजाब इन सैलाबों के बावजूद बड़ा रेजिलियंट है। बावजूद इसके कि ऐसा लगता है कि ये सैलाब लोगों का सब कुछ बहा कर ले गए। उनकी फसलें, मवेशी और घर उनका सबसे बड़ा एसेट होते हैं, जो किसी भी फ्लड के साथ बह जाते हैं। लेकिन पंजाब का किसान और इसकी इकोनॉमी हर फ्लड के बाद फिर से राइज करती है, जैसा कि इन तमाम बड़े फ्लड्स के बाद हुआ। दरियाओं की इस सरजमीन पंजाब पर सैलाब आना कोई गैर मामूली बात नहीं। यहाँ पहले भी सैलाब आते रहे हैं। असल चीज इस सैलाब के बाद इसकी मैनेजमेंट है, जो हुकूमतों को करनी होती है। जब जब ये मैनेज नहीं कर सकी तो पंजाब और इसके लोगों को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। अगर यहाँ होने वाली फ्लडिंग की तारीख भी देखी जाए तो कुछ सैलाब यहाँ ग्लेशियर्स, लेक बस्ट या उनके कुदरती बंद टूटने की वजह से आए। फिर मामूल से ज्यादा जब भी बारिशें होती हैं तो इन दरियाओं में इनकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ कुदरती है, इसमें हम भी हिस्सा डाल रहे हैं। एक तो इन गैर मामूली बारिशों की एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसने इस तरह की बारिशों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। यहाँ आबादी बढ़ने से हालात भी बदल गए हैं। दरियाओं और नालों पर इंक्रोचमेंट ने इनके बहने के रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। फिर इनकी एक अननेचुरल तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान पंजाब की तकसीम करके इनके दरियाओं को बांट दिया गया, जिससे इसकी ज्योग्राफी मुतासिर हुई। दुनिया में जहां भी दो मुल्कों के दरमियान दरिया है वहां पानी को शेयर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की शेयरिंग की बजाय दरियाओं की पार्टीशन हुई और इनको बांट दिया गया। दोनों मुल्कों ने पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में दरिया ही सुखा दिए हैं। इंडियन पंजाब में अब सिर्फ 3 दरिया बहते हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। फिर ब्यास पाकिस्तानी पंजाब पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है और रावी और सतलुज में भी बहुत कम पानी बचता है।
पंजाब में दरियाओं का भाव काफी कम हो गया है और अब तो कई इलाकों में खुश्क साली का भी खदशा है। ये दरिया दुनिया के बड़े दरियाओं में थे। अभी भी इनका कंपैरिजन अगर यूरोप के दरियाओं से किया जाए तो वो इनके मुकाबले में छोटे नाले लगते हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट बेहतर है। अब तो इन दरियाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पंजाब के इन बड़े बड़े दरियाओं का वो जो दौर था वो खत्म हो चुका है। हमने इन दरियाओं के साथ जो कुछ किया है उसने इन दरियाओं को और पंजाब की ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। लेकिन ये अभी कभी कभी अपनी जगह क्लेम करने की कोशिश करते हैं, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इनके जाते फिर वापस आकर इनकी जगह पर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि फिर से ये आए, सैलाब आए और आकर हमें यहाँ से हटाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।